अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 99 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। और पास पेपर 10 आपका होमवर्क में था। इस पास पेपर में आपको वारंटी में कुछ मसला आया। एडजस्टमेंट केड़ी है भाई वारंटी दी। ये नंबर 6, HL sells goods with a 1 year warranty and is estimated that warranty expenses are 3% of annual sales. Actual payments against payment during the year against warranty claim of the product sold during current and previous year were इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक्चुअल क्लेम्स में से 2.5 कह रहा है कि उन प्रोडक्ट्स के क्लेम्स हैं जो ड्यूरिंग करंट ईयर हमने बेची, और 8 मिलियन जो है वो उन प्रोडक्ट के क्लेम्स हैं जो हमने प्रीवियस ईयर में बेची थी। और ये पेमेंट्स जो हैं ये तो गलती है ना, ये तो बाद में देखते हैं। पहले ज़रा मैं आपको बता दूं, वैसे ये बात हमने पहले की हुई है, IS 12 के अंदर एडजस्टमेंट आई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात ज़रा वैसे ही कर लेते हैं एक बार कि वारंटी एक्सपेंस का लेजर है, प्रोविजन फॉर वारंटी का लेजर बनाते हैं, बल्कि अब तो आप बड़े हो गए। प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक है। इसमें ब्रॉट डाउन होता है, इसमें एक्सपेंस होता है, इसमें कैश होता है और फिर क्लोजिंग होता है, ठीक है जी। अब सवाल में कहीं पे वारंटी ओपनिंग गिवन है, देखो ज़रा, ये पड़ा है प्रोविजन फॉर वारंटी 10, ठीक है। तो 10 मिलियन में कर दूं सवाल, आपकी इजाज़त हो तो। ये 10 ओपनिंग है। ये 10 मैंने ओपनिंग क्यों कहा है? क्योंकि आपको वैसे डेबिट साइड पे आपको कोई एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस कहीं पे मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, बाय द वे। सही है, कहीं पे थे, खैर मुझे फेस पे नज़र नहीं आया। बहरहाल अगर कोई इसको कहता है कि नहीं जी नहीं ये तो ओपनिंग नहीं है, वैसे ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें, क्लोजिंग ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग होती हैं। क्लोजिंग ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग हुआ करती हैं, ठीक है। लेकिन ये वो चीज़ें होती हैं, ये इंशाल्लाह क्लोजिंग होती हैं। लेकिन ये बेटा वो चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं क्लोजिंग ट्रायल में जो सारा साल जिनमें एंट्रीज पड़ती रहती हैं, जैसे डेटर्स हैं, कैश है, बैंक है, मतलब सेल्स हैं, परचेजेज हैं। ये ट्रायल में पड़ी फिगर्स क्लोजिंग होंगी। आप कहोगे सेल्स क्लोजिंग, पर मतलब लेजर का क्लोजिंग, ठीक है। ये क्लोजिंग हैं, ये गलत तो हो सकते हैं, ओपनिंग नहीं हो सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो ओपनिंग होती हैं। और ये नॉर्मली कौन सी होती हैं बेटा? जिनमें पूरा साल एंट्रीज नहीं हुआ करती, ठीक है ना। तो बहरहाल अब इसके अंदर अक्यूम रिडक्शन के बारे में ऐसा ही होता है, अगर वो ना कहे तो फिर जिद पड़ती है। खैर, प्रोविजन फॉर वारंटी की बात करें तो 10 था। वो कहता है दौरान साल 3% एनुअल सेल्स का एक्सपेंस हमने एस्टिमेट किया हुआ है। तो एक्सपेंस सेल्स कितनी है? सेल्स लबो सेल्स, ये 201,407। यार 10,000 तो लिखने कम से कम, चलो 10 ही लिखो जी। अब बताओ जी, 201.47 बनता है 407, इसका कितने परसेंट जी? 3%। कितना बना जी? 201.407 इंटू 3% इज इक्वल टू 6.04, ठीक है। अब ये 6.04 1 मिनट के लिए मैंने लिख दिया यहाँ, ओके। अच्छा, उसके बाद कैश के बारे में उसने क्या बताया कि जी कैश जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड पे किया है वो है 2.5 और 8। तो यहाँ पे हमने लिखा जी 2.5 और 8, कितना बन गया टोटल? 10.5। अब मसला क्या है? मसला ये है कि 1 ईयर वारंटी लिखा हुआ है, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था
जो इस साल ओपनिंग बना, अगर उस साल में आपने इस साल की प्रोविजंस के हिसाब में 8 पे कर दिया और साल खत्म हो गया, तो अब बाकी 2, इसका मतलब है आए भी तो भाई 1 ईयर तो मतलब जो आखिरी दिन, पिछले साल के आखिरी दिन, पिछला साल ये 30 जून वाला साल है, 31 दिसंबर वाला साल, 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग है ना ये ओपनिंग, तो 31 दिसंबर 15 पर भी जो मोबाइल बेचा था आपने वारंटी के साथ, 31 दिसंबर 16 तक उसका भी साल पूरा हो जाना है। इसलिए ये जितने भी थे इनका तो यहां पे काम हो गया तमाम। तो हमने यहां पर लिखा था, याद होगा कि 2 यहां पे लिख लें, फिर ख्याल आया था ओहो हो 2 यहां पे लिखने की बजाय उसको क्या कर दें, यहां से माइनस कर दें। याद आया? तो यहां पर फिर क्या आ गया, कितना 4.04, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग तो खैर सही ही आ जाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना है, कितना आ गया 3.4। अच्छा, अब अगली बात, होना चाहिए था ओरिजिनल, होना चाहिए था 4 रुपए से एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, ये 4.04, ठीक है। और उसके बाद प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 10.5 से। कोई मसला? ये दोनों एंट्रीज बनती थी ना, वो तीसरी मैंने जरा 0.2 वाली स्किप कर दी, मतलब उसको हमने नेट करना सीख लिया था, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं ना, ठीक है। तो ये होना चाहिए था जी, ओके, ये होना चाहिए था। जबकि वो कह रहा है, ब्लैक ब्लैक को आप वाइट वाइट करते हैं, वो कह रहा है दीज पेमेंट्स यानी कि 10 का 10 हैव बीन डेबिटेड टू एडमिन एक्सपेंस। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि 10 जो है वो ओपनिंग पड़ा है, क्योंकि अगर ये 10 प्रोविजन में डेबिट हुआ होता तो वो खत्म हो गया होता ना। उस जो पेमेंट दौराने साल हुई है, जो पेमेंट दौराने साल हुई है, देखो ना 10 जो है वो क्लोजिंग क्यों नहीं हो सकता? अगर ओपनिंग 0 भी अज्यूम कर लें, या आपने सेल के ऊपर ये लगाया 3%, तो क्या वो 10 आया था? तो ये क्लोजिंग तो नहीं है। अच्छा, फिर ये ओपनिंग है, क्यों? क्योंकि जो पेमेंट दौराने साल हुई है वो पेमेंट इसमें से माइनस नहीं हुई, बल्कि उसने गलती से क्या कर दिया, उसने गलती से एंट्री पास कर दी एक्सपेंस डेबिट। समझ आ रही है? ये समझ आ रही है? डन बाय अकाउंटेंट क्या है? डन बाय अकाउंटेंट क्या है? बोलो। एक्सपेंस डेबिट, हाँ ठीक है, पहला कुछ भी नहीं किया उसने, एक्सपेंस तो बुक ही नहीं किया, कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा ट्रायल के फेस पर। और अगर फेस पर नहीं है तो सेलिंग एक्सपेंसेस होते तो कहीं वहां पे पड़ा होता, मैं छुपा, वो भी नजर नहीं आ रहा, क्लियरली बता भी नहीं रहा, ठीक है। तो कोई पहली एंट्री नहीं है, बल्कि उसने क्या किया, पकड़ के कैश की एंट्री, चूंकि भूलता नहीं है, तो कैश उसने जब पे किया 10, तो उसने सारा ही एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब रेक्टिफिकेशन करनी थी हमने, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री है ये। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में ये पहला काम जो नहीं हुआ था ये कर लेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस तो बेटा 4.04 जाना था ना, ठीक है। अब ये काम आपके नजर आना चाहिए सवाल के सलूशन में, आप जरा जाकर देखें, यही हुआ किया था सवाल, जरा सलूशन खोल लो ना, या फिर मैं ही खोलूं सलूशन भी, यार मैं ही खोल देता हूँ, मैं ही खोल, चुप करो बदतमीज, वो भी शुरू में चला गया, तुमसे भी बड़ा तमीज। ओके, सॉल्यूशन का जरा सफा नंबर ही बता दो, फिर मैं ही देख देता हूं। फिर 723, ये भाई मैं कह रहा हूं, देख के कंफर्म कर दो, तो ढीला ढीला कह रहे हैं, हाँ जी ऐसा ही हुआ था, तो इसलिए ना फिर मैं इधर आ गया, खुद ही देख कर ही बताता हूं आपको। जी बेटा, ये देखो, अब होना क्या है, एक्सपेंस में 4.04 प्लस और 10.5 माइनस, नेट करो, नेट गया, पता नहीं ये सीधा गया है, सीधे एक्सपेंस के अंदर, किधर है किधर है किधर है किधर 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 जी, ये अच्छा एडमिन में ही डाल दिया, सुभान अल्लाह, वर्किंग 5 है, यही बन रहा है ना 6.2, नहीं एक्सपेंसेस, अब कोई और तो पड़े नहीं थे, तो यहां से उन्होंने एक्सपेंस को माइनस कर दिया 10.4, ठीक है, और ये 4 एक्सपेंस में बढ़ा दिया, तो वो नेट कर दे तब भी बात तो यही आती है, ठीक है। तो वर्किंग 7 के अंदर ही जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, वर्किंग 7 ये, तो एक्सपेंस में अच्छा ये राउंड कर दिया उन्होंने, आपने राउंड नहीं करवाया, मुझे खज्जल करते रहे। एक्सपेंस में 4
ऐड करें और ये देखें ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ये तो एक्सपेंस को रॉन्ग ही ऐसे रॉन्ग, इधर रेक्टिफाइंग इधर पड़ी है, तो ये एक्सपेंस में बढ़ाया आपने और ये एक्सपेंस में से कम किया, ये पीएनएल के फेस पे आ गया। उसके बाद प्रोविजन आपकी बैलेंस शीट में ऐसे नेट नजर आनी है, प्रोविजन फॉर वारंटी, तो वो नेट तो हो गई ना खुद ब खुद ही, मतलब प्रोविजन का क्लोजिंग आप लेजर से उठा लें, ठीक है, ज़्यादा मुनासिब है। तो आए ज़रा, लेजर का क्लोजिंग है 3.2, हमारा भी क्लोजिंग है 3.2, ये क्यों नहीं क्लोजिंग बराबर आ रहा? 10 और 4 और 10.5, ये राउंडिंग की वजह से नहीं आ रहा, ये आपने गलत फिगर निकाली है। कर लो इसको 4 ही कर लो, ये लो इसको 4 ही कर लो, राउंड कर लेते हैं हम भी राउंड कर लेते हैं, ये लो हम भी राउंड कर लेते हैं, ये लो और क्या, ये लो ठीक है, हम भी राउंड कर लेते हैं, ये लो अब तो ठीक है। अब जरा क्लोजिंग निकालो, 14 में से 10.5 निकालो, 3.5, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये तो फिर कैलकुलेशन एरर है ना, बैलेंसिंग निकला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अब बैलेंस शीट के फेस में आए, बैलेंस शीट का फेस किधर है? बैलेंस शीट बनानी थी सुभान अल्लाह, चलो जी सही है, SOCI बनानी थी, चलो अच्छा हो गया। बैलेंस शीट में वो फिर बैलेंसिंग फिगर गलत निकली है, आपके सामने ही है, आप खुद ये देखो बैलेंस लिखा हुआ है ना वो सोल्यूशन के अंदर, तो वो शायद 3.2 गलती से लिखा गया होगा बेटा, आगे ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी। तो टेस्ट कैलकुलेशन में ये प्रोविजन का क्लोजिंग 3.5 आएगा, 3.5 होगा, टैक्स बेस नहीं होगी, ये तो फिर अगली बात आपको पता है, ठीक है। एक तो इस एडजस्टमेंट में आपको मसला होना था, कोई अब मसला है तो बताएं, नहीं? अच्छा, उसके बाद डेटर्स और प्रोविजन की बात को मसला, डेटर्स और प्रोविजन में कोई मसला हुआ हो, ये एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लमेटिक थी, इसमें कोई मसला है तो बताएं जी। कितने बच्चों ने किया? दोबारा हाथ खड़ा करें, पूरा सवाल किया। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये पास में 10 बेटा होमवर्क छोड़ो, आपको क्या छोड़ो जी, ये इसमें कोई प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट को मसला है तो ये भी जल्दी जल्दी बना देता हूँ, हैं? यही था। अच्छा, एक और भी है थोड़ा सा वैसे मसले वाला, वो ये है एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला, इसमें ना मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, एक काम सिखाना चाहूंगा। वर्किंग जो भी चल रही होगी आपकी ओरिजिनल, इसमें आपने PPE करना होगा, ठीक है, ओरिजिनल आप इधर बना लें। अब सवाल के अंदर जो आपको PPE का बैलेंस गिवन है, प्लांट मशीनरी लिखना चाहिए था, चलो खैर कितना गिवन है जी? 305। अब ये 305 ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ऊपर मैंने लिखा बहुत सारी चीजें क्लोजिंग होती हैं, कुछ चीजें ओपनिंग होती हैं, पर फिक्स एसेट गड़बड़ हो सकता है। कैसे? ओपनिंग भी हो सकता है, अगर एडिशन कोई हुआ है तो उधर ऐड नहीं हुआ। क्लोजिंग भी हो सकता है, अगर ओपनिंग है, ओपनिंग था और एडिशन उसमें ऐड हो गया, जैसे BSZ वाले सवाल में था। और विचकारला भी हो सकता है, मतलब ओपनिंग भी नहीं है और क्लोजिंग भी नहीं है, क्योंकि एडिशन जो सही से ऐड होना था सही से नहीं, गलत से ऐड हो गया। आपका ये वाला केस था, ठीक है। तो ये जो 305 है ना, ये 305 एक मैं रॉन्ग PPE का लेजर बनाता हूं। क्या कर रहा हूं जी? PPE का रॉन्ग लेजर, ये PPE का रॉन्ग लेजर है। रॉन्ग लेजर ऐसे ही जैसे आपको मैंने वो बैलेंसिंग निकलवाया था BSZ में 305, ये ठीक है। अब होना क्या चाहिए था? वो कहता है मशीन जो कि परचेजी गई थी कुछ साल पहले 25 मिलियन की, वो ट्रेड इन कर ली हमने विद अ न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन, द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड एंड द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड एट 15 मिलियन। यानी भाईजान मेहरबान कदरदान ने एडिशन कितना ले लिया गलती से, ये गलत किया उसने। लेकिन इस गलत से आसान तरीका ये है, मैं आपका ओरिजिनल वाला ओपनिंग निकाल लूं 280, ठीक है। जब ये निकल आया ना जी, अब बोलो, जब ये निकल आया 280 नहीं बनता, 290, वो एक को गल है यार, 290 निकल आया ना, अब ये 290 मैं यहां ले आऊंगा, ठीक है। वर्किंग एवं मतलब ये छोटी सी वर्किंग करके 290 ले आया। अब ये ला करना इसको साइड पे, यानी ये आप ब्रैकेट में कर सकते थे, मैंने ब्रैकेट में किया नहीं बस। अब ये बेहतरीन हो गया सवाल। अब आप इसके अंदर एडिशन करेंगे प्रॉपर न्यू की कॉस्ट, डिस्पोजल करेंगे प्रॉपरली ओल्ड की कॉस्ट, और आपका क्लोजिंग निकल आएगा बैलेंसिंग अब सही वाला, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी और कहानी यहीं से आगे चलती जाएगी। उम्मीद है आपने भी ऐसे ही किया होगा, नहीं भी किया था तो एक नया तरीका, तो एक नई चीज तो समझ लगी ना कि मैंने क्या किया, मैंने सवाल में से गलत क्लोजिंग को उठाकर पहले वो बना लिया जो बगैर एडिशन के था। एक तरीका ये भी हो सकता था, एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप PPE ट्रायल वाला रॉन्ग वाला उठाते, अब आप रेक्टिफाइंग लेजर बना रहे होते।
तो आप क्या करते, आप कहते जी ट्रायल के अंदर गिवन है 305 और इसमें 5 शायद 5 ही था, 20 अलाउंस है, नए की कॉस्ट पुरानी कॉस्ट कितनी थी 25 और आपको 15 देना पड़ा, 20 जमा 15 35 नए की कॉस्ट है, यानी कि 35 ने करोगे तो ऐसे होगा 35 ने डेबिट होना था और 25 ने क्रेडिट, ठीक है ना। लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया 15 से डेबिट कर दिया। अगर आप नेट में इंपैक्ट निकाले तो हम कहेंगे 35 से डेबिट होना था 25 से क्रेडिट, मतलब नेट में 10 से डेबिट होना था, वो कर गया है गलती से 15 से डेबिट, तो सही करने के लिए 5 से क्रेडिट कर दो और आपका एडजस्टेड कैरी डाउन आ जाएगा कितना। अब देखो इधर भी क्या है बताओ जरा, ये जरा करो, ये कितना आता है, ये 300 ही आता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये आपको ऐसे करके डेप्रिसिएशन निकलवाएगा, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, इधर जाके मुसीबत पड़ जाएगी आपको। इसलिए मेरा मशवरा है, मशवरा कि आप ये वाला अकाउंट बनाएं, इससे ये निकालें और इसको ले आए इधर और फिर इसको काटा वाटा कर दें, ये तो बिल्कुल ही ना बनाए, ठीक है। तो ये लेजर बनाने की बजाय आप ब्रैकेट में भी कर सकते थे, ठीक है। आपने करना क्या था, आपको 305 की 305 माइनस 15 करना, जो गलती से उसने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर ब्रॉड डाउन कोई गिवन था सवाल के अंदर, आई थिंक गिवन था, ये देखो ना, ये अक्यूमुलेटेड एडिशन, ये 53,250, हाय अल्लाह 53,250, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन निकालनी है, अब आपके लिए मसला ही कोई नहीं, आप कहोगे ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, डेट्स भी गिवन है, अकाउंटिंग वाला बन जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन भी माइनस करना कोई मसला नहीं है और क्लोजिंग भी आपका निकल आएगा, ओके। लेकिन मेरे ख्याल में तो सिर्फ इस सारी कहानी में आपको ये चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि आप तो पीएनएल बना रहे हैं ना, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं। लेकिन फिर अगली मुसीबत क्या है, जब टैक्स में जाना है तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस भी चाहिए, तो लेजर तो दोनों ही चाहिए थे आपको, तो अक्यूमुलेटेड एडिशन का लेजर तो कोई मसला, एक तरीका जरूर सिखाया, कभी जरूरत पड़ जाए तो ये वाला, ठीक है। और प्रोविजन में मसला है तो बताओ, वरना और तो इसमें कख भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ जी, कैसा रहा ये सवाल? अच्छा, उसके बाद आपको मैसेज में 2 सवाल दिए गए होंगे, वो छोटे छोटे 2 सवाल थे, उनमें कोई मसला है तो मुझे बता दें प्लीज, ठीक है। मैंने आपको ये वाला असल में तो मैंने पास पर 12 लिखा था, मतलब उस 12 का मतलब ये था कि ये तो नोट आपने कर लिया था ना, लॉन्ग टर्म एडवांसेस वाला मैं भूल गया था देना आपको, तो वो आपको दिया था। तो इसमें कोई मसला आया? कितने को एरर्स निकल आए थे? 5-6 निकाल लिए थे आपने, हैं? कितने बच्चों ने ये किया है? क्यों, मैसेज नहीं आया था? उसके बाद एक और सवाल भी होमवर्क में था, ये कितने बच्चों ने किया है? बन गया था नोट, कोई मुख्तलिफ चीज तो नहीं लगी, जैसा नोट सवाल में बनाया था और फिर थ्योरी नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो उस जैसा ही ये नोट था। तो जितने बच्चों ने किया दोबारा हाथ खड़ा करें, 70% तो बच्चों ने किया ही हुआ है, ऊंचा हाथ खड़ा करें, नजर ऐसे ही, ओके गुड। तो कोई मसला इसमें नहीं आया, बोलो, डिस्कस करूंगा अगर कोई मसला होगा तो। इसलिए जो रहते हैं ना, जिनका रहता है, अगर उन्होंने छोड़ दिया और फिर आखिरी महीने में जाके, वैसे तो मैं जूम मीटिंग करूंगा, आप फिजिकल वालों को भी बुला लिया करूंगा, ऑनलाइन वालों के साथ, लेकिन फिर भी वो गल्लां तो नहीं रहनी है। आखिरी महीने में जाके पता लगे कि मुझे तो ये आता ही नहीं, मुझे तो ये बन नहीं रहा, मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही, तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी बेटा, ठीक है। तो इस सवाल को बच्चों ने किया है और उनको मसला नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी मसला नहीं आएगा, अपना अपना काम करो, ठीक है, ये कर लीजिएगा। जर्रा सा भी मसला नहीं आया कोई, यार आप लोगों का तो कोई लेवल मुझे लगता है, उधर सेंचुरी भी तो होना लिए ना, ऐसे थोड़ा ये छोटे मोटे लेवल थोड़ी फिर रहे हैं आप लोग। मैं चेक कर लूँ यार, मेहमाना ने आना से अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह लेट ही हो जाए, 1:30 बजे आना। अच्छा जी, अब रास्ते में पानी शानी, गाड़ी पंचर, ये वो 100 मसले मसाइल होते हैं जी, तो कोई नहीं, बंदा जोहर के बाद भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब वापस आते हैं। यार एक तो बड़ा दूर आ गए हम, ओके जी। कल हमने ना जी, अल्लाह आलियो, तो अल्लाह आलियो, वैसे अल्लाह आलियो कह दो तो सब कवर हो जाता है बीच में। कल हमने
वो कैपिटल वाला नोट एंड पे बनाया था, उसको हम अच्छा भला देखने गए ही थे कि वो कहते हैं ना, वो जिंदगी ने इतना मौका ही नहीं दिया है, वक्त ने इतनी इजाजत ना दी और हमारी क्लास खत्म हो गई। तो ये जरा हमने पढ़ना था, ठीक है, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है, इसके साथ तो बस लिखना है। कौन से सफ़े पे सवाल था जी? बल्कि इस पे तो पॉइंट लिखते हैं ना, तो पॉइंट लिख लेते हैं जाके। दूसरा भी ओपन करना है हमने खाता। चल उस्ताद जी जान दो, इधर से होम पे चले जाओ यार, होम पे। अच्छा जी, अब जो डिस्क्लोजर्स वाले सफ़े चल रहे हैं उन पे हम बड़ी तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह चलते आ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं ना, इससे ऊपर बस जनरल डिस्क्लोजर ले गए। और ये इनके हुज्जम पे ना जाओ, इनमें कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, इनमें टोटल मिला जुला के 5-7 पॉइंट्स हैं, आज फड़का देंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो लंबी लंबी बीच में एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स तो हम यहाँ से करते नहीं हो, तो हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट से देखेंगे, बहुत आसान, लेकिन वो पॉइंट्स हैं याद करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ने डिस्क्लोजर्स लिखे हैं ना, जहां तक पढ़ा दिए वहां तक लिख लिए हैं, कैपिटल वाला नहीं लिखा होगा अभी, है ना। अच्छा, वो जो फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर्स है ना, उन्हीं में कुछ जनरल भी ऐड होने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप जनरल एंड पे लिखोगे ना तो उसके अंदर रिलेटेड टू फिक्स एसेट की हेडिंग दे लेना, तो फिर जो 4 आपने ऊपर पढ़े थे वो जो याद हैं, और 2-3 एडिशनल वाले भी वो साथ ही ऐड हो जाएंगे, तो आपका बंच बन जाएगा, ठीक है। फिर पंच बन जाएगा आपका, जो आप एग्जामिनर को दे सकते हैं ऐसे। अच्छा, हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे, सन्ड्री, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ये समरी बन जाती है, करंट एसेट्स, फिर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स पे आ गए थे। अब वो कहता है पहली बात, ओके सॉरी, पेज नंबर लिखना है पहले, तो वहां से देख के आना है ना जी। पेज 592 पर पॉइंट नंबर 5, पेज 592.5, पहले यहां से पढ़ तो लेना जरा, फिर जाके देखते हैं। पढ़ना क्या है, ये बनाया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, शेयर्स लिखे, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है। फिर इशूड सब्सक्राइब पेड अप में बताया 40 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है और फुल्ली पेड इन कैश है, 10 का एक है और इशूड फॉर अदर देन कैश 10 का एक है, और बोनस शेयर्स हैं, आगे रुपीस भी आ गया। अब ये जो लिखा था अदर देन कैश, इसके बारे में कहता है तफसील बताओ। तो उन्होंने कहा इशूड शेयर इशूड अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, पर इशूड अगेंस्ट प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए। फिर ऑल ऑर्डिनरी शेयर, यहां से याद करना है इसको, मैंने वैसे कल लिखवा दिया था वैसे तो वहीं से याद हो जाएगा। बहरहाल अगर कोई यहां से याद करना चाहे तो ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली, ये क्या लिखा है, हाँ पता है आप लोगों को, रैंक इक्वली फुल स्टॉप, ठीक है। ऑल शेयर्स रैंक इक्वली, होल्डर्स ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड फ्रॉम टाइम टाइम एंड एंटाइटल्ड टू 1 वोट पर शेयर एट द AGM ऑफ AL, ठीक हो गया, सही है, ये यहां से याद कर लेना। अब ये वाली बात हम जाकर पढ़ते हैं अपने कंपनी एक्ट के पास। कंपनी एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट कहता है कैपिटल एंड रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। एक मिनट, बचपन वापस आ गया, बचपन वापस आ गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कुछ याद है? और कुछ याद है? ओपनिंग, क्लोजिंग, पैट, डिविडेंड, याद आ रहा है कुछ? अब बोलो, नहीं भी याद आ रहा था बेटा, यहाँ पे बनानी पड़ेगी फाइनल अकाउंट में 1-2 सवाल कराने, भूल रहे हो ना अगर आप। अच्छा, अब इस चेंज इन इक्विटी के अंदर आपको नजर आया करती थी कौन कौन सी चीजें? शेयर कैपिटल होता था, शेयर प्रीमियम होता था, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता था, रिटेन्ड अर्निंग्स होती थी, जनरल रिजर्व्स होते थे, फेयर वैल्यू रिजर्व भी होता है, मुझे पता है, ठीक है, फेयर वैल्यू रिजर्व भी अब तो आ गया। चलो मैं बचपन वाली चीज़ अभी याद करा रहा हूँ आपको। अब देखो मेरे बच्चों, ये कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। ये जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ही, ठीक है, पर वापस फिर जरूरत पड़ जाए तो इधर डाल भी सकते हैं पैसे। अब ये ना अब्बा हैं सबके, ये किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करते, ये रिजर्व नहीं है, ये शेयर कैपिटल है, और बाकी चारों रिजर्व्स हैं। बाकी चारों क्या हैं? रिजर्व्स हैं। इसीलिए आप यूं कहा करते हैं अक्सर अकाउंटेंट्स, और एक कंपनी एक्ट भी यही कह रहा है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये अकाउंटेंट्स कहते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? रिजर्व्स, लेकिन ये दो की नस्ल मुख्तलिफ है, ये दो का खानदान मुख्तलिफ है।
क्या मसला है इन दोनों में, फर्क क्या है आपके ख्याल में? क्या फर्क है जी दोनों में, बताएं। शेयर प्रीमियम और रीवन सरप्लस एक कैटेगरी मैंने बना दी, रिटेन्ड अर्निंग्स जनरल रिजर्व दूसरी कैटेगरी, क्या फर्क है बता दो, गलत बता दोगे क्या हो जाएगा? नेचर तो मुझे, नेचर तो सबकी क्रेडिट है। बड़ी सादा सी बात है कि आप रिटेन्ड अर्निंग्स जनरल रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स इनमें से कैश डिविडेंड बांट सकते हैं, जबकि शेयर प्रीमियम में से या रीव एंड सर्कुलर में से कैश डिविडेंड नहीं बांट सकते। आप कहोगे जनरल रिजर्व में से कभी नहीं बांटा था हमने। बेटा अगर रिटेन्ड अर्निंग्स में कम पड़ जाए पैसे तो उधर से निकाल के इधर डाल लेना और दे देना, दे सकते हैं। तो इन दो पहले वालों को कहा जाता है कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है, और अगले दो को कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व्स। ये जरा एक बात उसने लिखी हुई थी कि कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स जो हैं वो अलग अलग नजर आने चाहिए। तो कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, लफ्ज ये होता है। अब रिजर्व्स में दो तरह के रिजर्व्स, एक कैपिटल रिजर्व्स, दूसरे रेवेन्यू रिजर्व्स। डन हो गया जी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब पढ़ो इधर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। हाँ क्लियरली होता है, हमने ऊपर लिखा तो होता है, हेडिंग दी होती है अच्छे तरीके से, बल्कि बैलेंस शीट के फेस पे ही अलग अलग नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ये सारे के सारे अलग आइटम्स हैं, कोई हम इकट्ठा नहीं करते इनको कहीं। ऐसा ही है, हम करते ही ऐसे हैं, कंपनी कह रहा है करना भी ऐसे ही। Any reserve required to be created under the act shall be separately disclosed। भाई ऐसा भी कोई हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी एक्ट कहता है जी कि आप डिविडेंड एक्चुअलाइजेशन रिजर्व एक क्रिएट कर लो डिविडेंड की पेमेंट्स को सिक्योर करने के लिए। मिसाल के तौर पे लॉ ने लिख दिया, तो अब जब लॉ ने कह दिया कि फलां नाम का रिजर्व क्रिएट करो, तो वो कहता है उसको भी अलग से दिखाना, तो ठीक है कॉलम और ऐड हो जाएगा, ठीक है, कॉलम ऐड कर दोगे और रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया, रिटेन्ड अर्निंग से किया तो करते रहोगे, शो करते रहोगे। एनी रिजर्व जो कि लॉ ने इस एक्ट ने इस लॉ ने रिक्वायर किया हो उसको फिर अलग से बताना, इनसे अलावा अलग से एक लाइन आइटम। एनी लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन एबिलिटी ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट और अदरवाइज शेल बी डिस्क्लोज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स मेंटेन। कहता है कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हुई हो तो उसके बारे में भी बता देना, ठीक है। कोई लीगल या कोई और रिस्ट्रिक्शन है आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग्स पे भी, तो है तो बता दो, ठीक है, नहीं है तो नहीं बताओ। अब आप कहोगे कल नोट कुछ और बना रहे थे, आज कुछ और करी जा रहे हैं, भाई वो नोट की बातें आगे लिखी हुई हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। पहुंच गए, अब बोलो, ठीक है, क्या बताओ। शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश, शेयर्स अलॉटेड फॉर अदर देन कैश, लेकिन उसके बाद शोइंग सेपरेटली शेयर्स इशूड अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर, यानी कि टू बी स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। और तीसरा शेयर्स अलॉटेड एज बोनस। ट्रेजरी शेयर्स को छोड़ दो, सिलेबस में नहीं है हमारे, इसलिए ये तो आपको देगा नहीं, ठीक है, ट्रेजरी शेयर्स का। डन जी, ठीक है, ओके, डिस्क्लोजर इज डन एंड डस्टेड। यहाँ पे आपने आकर लिखा, क्या लिखा जी, कौन सा क्वेश्चन आपने किया जी? क्वेश्चन नंबर 2 था, पेज नंबर पता नहीं कौन से पे, पेज 632 पर क्वेश्चन नंबर 2 1 फिक्स वाला था, है ना। और पेज नंबर अभी जो नोट पड़ा, नोट नंबर 3 जो है ये 612 पे, नोट 3, ठीक है। चलो हाँ भाई, तरतीब हमने खराब नहीं की अभी तक, तरतीब बेहतरीन जा रही है। बैलेंस शीट के सारे फड़का देते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, ओके, सही है। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, इससे ऊपर देखो तो क्या है भाई, क्या है कहानी, तो कहां से शुरू हुई है, देखो कितने सफ़े पलटने पड़ते हैं, लेकिन बात इतनी सी है। लेकिन वो तब इतनी सी है जब पूरा पढ़ाया गया आपको और फिर आपने उसको एक सफ़े पे कुछ पॉइंट्स में लिख लिया। अब दिमाग में नक्शा मौजूद है, 5 साल बाद भी नोट बनवाएगा ना, सिर्फ आप वो नक्शा ओपन कर लोगे ना जो आपने बनाया हुआ, तो आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह। 5 साल ज़्यादा हो गए, थोड़ा कम कर लें, 5 महीने बाद भी ओपन कर लें, तो आपने तो इंशाल्लाह महीने बाद खर्चे दे देने, क्या ख्याल है, ठीक है। तो प्लीज़ कर लीजिए। ये जो सन्ड्री रिक्वायरमेंट है, फिक्स एसेट के 4 डिस्क्लोजर्स हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस 2 तरह के थे, डायरेक्टर वाले और एसोसिएट्स वाले, उसके बाद
करंट एसेट्स के अंदर जानने वालों के बारे में कुछ बातें बतानी है। उसके बाद लो जी, ये बीच में आ गया था वो करंट एसेट्स में लोन रिसीवल फ्रॉम, अगर एम्प्लॉइज है या सप्लायर है, एम्प्लॉय में एचआर पॉलिसी वाले हैं तो कुछ भी नहीं, और अगर नॉट एज पर एचआर पॉलिसी है या किसी और को लोन दिया हुआ है तो अगर वो 1 मिलियन से ज़्यादा, तो ये 3 चीज़ें बताओ। और उसके बाद आपकी साइड शुरू हो गई थी, ये देखो, ये शेयर कैपिटल रिजर्व्स। ओके, उसके बाद ये जनाब आपका नोट बन गया। ये अब मैंने बना दिया, अब आप इसको देख लो, ये भी बना हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए देखने में कोई हरज नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आती है बारी जनाब नॉन करंट लायबिलिटीज की। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और करंट लायबिलिटीज हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं कुछ, और उसके बाद कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स हैं, और उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग, बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स खत्म हो जाएंगे। अब आप लोगों के पास इतनी सी बात देखो, आधे सफ़े पे इनकम स्टेटमेंट के आगे थे, ठीक है, आधे सफ़े अभी तक वाले आगे होंगे, दूसरे सफ़ा पलटोगे, छोटे छोटे करके लिख रहे हो तो दूसरे आधे सफ़े के ऊपर ये पूरे हो जाएंगे, और जो आधा बचा है उस पर जनरल डिस्क्लोजर्स में आपको जो आज करवा दूंगा वो लिख लेंगे। जिन्होंने चुनना चुनना लिखना है उनके 2 सफ़ों पे इंशाल्लाह पूरा होगा, नहीं तो हद 4 सफ़े। अब जिसका सबसे शॉर्ट वाला होगा सबको मैं वही दूंगा इंशाल्लाह, जो उन्होंने लिखा है, लिखना तो सब ने है, और उसको कोई नाम भी देंगे छोटा मोटा, ठीक है। चलो, बुक में डलवाने की बात नहीं करता, ऐसे ही सर कहेंगे कि अगर आपने ये काम किया तो इतना अच्छा जो किया है, तो ये हर बार बच्चे नहीं करेंगे अगर आपने ये बुक में डाल दिया। हो सकता है ये भी कह दें, हो सकता है ना भी कहें, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कम से कम मुकम्मल से मुकम्मल बात जिसकी मिल गई, कुछ चेंजेस वगैरह करके मैं उसको सिफारिश करूँगा। क्या ख्याल है, करोगे ना इंशाल्लाह? ओके, नाम भी लिखेंगे फिर अगर उधर चला गया तो। नहीं, अगर वो हुआ अप्रूव तो फिर इनाम तो होना चाहिए ना, मेहनत कर रहे हैं आप, करेंगे ना इंशाल्लाह? कर रहे हैं ना आप। अब ऑनलाइन वाले भी बाद में भेजते रहे, हाँ जी, हमें भी हुस्न कारकर्दगी में रखें। अच्छा जी, तो आ जाओ जी, अब मेरे ख्याल से ये नॉन करंट लायबिलिटीज को कर लेते हैं, ठीक है। ये बीच में जो लिखा हुआ है ना जगह जगह पे, ये वाला लफ्ज 5th में नहीं है, 4th में है, 4th में नहीं है, 5th में है, तो मैंने भी बताया नहीं। इसलिए ये वाली जो बात जहां जहां येलो की हुई है ना किताब के अंदर, आपको तो येलो नजर नहीं आ रही, इसको एंड पे ही एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने एंड पे एक बार पढ़ना है, ओके। तो मैं तो कहता हूं जहां कहीं ये नजर आए ना मुझे ये कर देना चाहिए यार, ये येलो इसको छुपाएगा नहीं। अच्छा, एक काम हो सकता है उस्ताद, ये मैं येलो यूं कर दूं अगर, ठीक है। अब ये देखो, तो ये जो लफ्ज है ये येलो, इसको येलो को मैंने छुपा दिया फिलहाल। जहां कहीं ये येलो टाइप ही है, ठीक है, ये छुप गया। अब ये इसलिए छुपा दिया है कि याद रहे कि यहाँ पे येलो वाला था, ठीक है। अब जहां कहीं पहले भी आया था मुझसे रह गया, अब आगे जहां आएगा मैं छुपा दूंगा। फिर एंड पे एक बार आपको बताना है 3 स्केड्यूल्स हैं, थर्ड कंपनी एक्ट का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड बताता है कि फोर्थ किस पे लगना है और फिफ्थ किस पे लगना है, और फोर्थ और फिफ्थ में डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है। तो कुछ जगहों पे वो फर्क है। खैर, नॉन करंट लायबिलिटीज, लो जी, कर लो कमाई, पहले ਅਸੀਂ पढ़ांगे क्योंकि अब सवाल है कोई नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स में आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस सिक्योर्ड वाले लिखे और उनकी करंट मैच्योरिटी शो की, जैसे लॉन्ग टर्म एडवांसेस एसेट साइड वाले बनाए थे, बिल्कुल ऐसा ही ये नजर आ रहा है। लोन्स और उसमें से करंट मैच्योरिटी माइनस कर दी, करंट मैच्योरिटी करंट लायबिलिटी नजर आ जाएगी और नॉन करंट पोर्शन नॉन करंट में, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, द टर्म ऑफ लोन इज 10 years और प्रिंसिपल रीपेमेंट टू टेक प्लेस इन सिंगल लंप सम इंस्टॉलमेंट ऑन 29 दिसंबर, मार्कअप इज पेबल क्वार्टरली एट अ फ्लैट रेट। कुछ अंग्रेजियां बताई इन्होंने, ठीक है। अब जाकर देखते हैं, और करंट पोर्शन को अलग से फिर बताया भी लॉन्ग टर्म का कि इसमें क्या है, करंट पोर्शन लॉन्ग टर्म लोन का, करंट पोर्शन अदर लायबिलिटीज का, लीज वगैरह या कुछ और हो सकता है। अब वो क्या कहता है, ये तो है नॉर्मल लोन का नोट, इसमें कहीं पे कोई बात नहीं आई क्योंकि शायद इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से लोन नहीं लिया हुआ, क्योंकि कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर में रिश्तेदारों वाले लोन की उसने जान खाई हुई है। पकड़ो जरा, ये देखो, अमाउंट ड्यू टू एसोसिएटेड कंपनीज। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, लोन पेएबल। लोन क्या है, और पेएबल, हमने लोन लिया हुआ है, तो जो अमाउंट ड्यू है टू एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। एसोसिएट कंपनीज कौन होती हैं जी, एसोसिएट कंपनीज कौन होती हैं जी, बोलो, अब तो पता है आपको कौन होती हैं जी एसोसिएट कंपनीज कौन सी होती हैं जी, बोलो। पेरेंट, सब्सिडरी, बता दिया था ना आपको, एसोसिएट,
और रिलेटेड पार्टीज कौन होती हैं जी? की मैनेजमेंट पर्सोनेल, की एम्प्लॉइज कह लो यार, बस की एम्प्लॉइज, ठीक है, की एम्प्लॉइज। अगर आपने किसी को लोन लिया है रिलेटेड पार्टी से, तो आपने उसको डिस्क्लोज करना है सेपरेटली फ्रॉम बैंक लोन्स। यूं कर दो, इसको ऐड कर दो, ये लो। अब इस लोन में मैंने जाकर देखा है तो मुझे कुछ उनका उस नोट के अंदर उनका कोई नहीं होगा रिश्तेदार को देने वाला लोन, इस वजह से वो नजर भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया? अच्छा, और करंट लायबिलिटीज के अंदर दोनों तरफ ही एक चीज खुल गई है। ये कुछ शराफत है यार। कहां पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपको ये दुख कहां से मिले? आपको पता कहां पे ये दुख क्या होता है? ये जो ऐसे भागना पड़ता है खाम खाम। लो जी, शॉर्ट टर्म लोन में लोन फ्रॉम एमसीबी, लोन फ्रॉम सब्सिडरी, लोन, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए सब्सिडरी से लोन लिया है, डायरेक्टर से लिया है, अलग बताया जा रहा है लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज। और लोन के बारे में बताया जा रहा है डायरेक्टर से जो लोन लिया है वो फॉर बाइंग न्यू सेल सेंटर है। हमने न्यू सेल सेंटर लेना था, पैसे नहीं थे, डायरेक्टर से कहा यार लोन दे दो, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसने लोन दिया, सही है, कुछ दिनों बाद वापस कर देंगे, जरा फाइनेंसिंग हो ले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चीज क्या आ रही है? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स अलग हैं, फिर प्रोविडेंट फंड का पेबल, डिपॉजिट्स, एक्रूड लायबिलिटीज, डब्ल्यूपीपीएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ये सारी चीजें अलग से ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इकट्ठी कर दी गई हैं। वो याद करो BSZ वाला दिन, जब मैंने आपको कहा था कि जब आप थे जब मैंने आपको कहा था कि आपने करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या करना है, सबसे पहले करंट मेच्योरिटीज वो ऊपर नोट में से निकल आएगी, नॉन करंट वाले नोट में से ये निकलेगी, ये करंट मेच्योरिटी नजर आएगी, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर ट्रेड एंड अदर पेबल्स, फिर अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड, वो डिविडेंड पेबल, टैक्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, वो फिर बाद में, ठीक है। तो ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर क्या कुछ आता है ये इकट्ठा कर लिया करते हैं। अब कुछ चीजें ना उसने कही है कि फेस पर दिखाओ, जैसे ये जो नजर आ रहा है ये आप अदर लायबिलिटीज में भी तो डाल सकते थे, लेकिन ये क्यों नजर आ रहा है मुंह के ऊपर? ये क्यों नजर आ रहा है? शायद उसने कहा हुआ हो, जाकर देखते हैं। अब आते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज में, कहता है फॉलोइंग आइटम्स शैल बी डिस्क्लोज्ड। अब यहां पर रिश्तेदारों वाली बात तो चलो जो थी वो नीचे आ ही रही है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है अलग से बताओ, किसके बारे में? पेबल टू प्रोविडेंट फंड, अलग से बताओ। अलग से बता रहे हैं, ये लो, बस लिखा होगा, कितने गया, पहले येलो किया नजर ही नहीं आ रहा, येलो किया हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, ये ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, लायबिलिटीज, ये डिपॉजिट्स, एडवांसेस, लायबिलिटीज वगैरह, ठीक है, डिपॉजिट्स। फिर लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज और अदर देन रिलेटेड पार्टीज। भाई बैंकों वाले लोन तो हमने वैसे ही अलग रखे हुए हैं, देखो ये अलग है, और सब्सिडरी एसोसिएट से लोन ये इकट्ठा ही है, यहां से लेकर यहां तक ये सारी बात करंट लायबिलिटीज की इकट्ठी कर रहे हैं। क्या कह रहा है भाई? फेस पर बताओ प्रोविडेंट फंड पेबल, फेस पर बताओ डिपॉजिट्स, एडवांसेस वगैरह, फेस पे बताओ बैंकिंग कंपनीज वाले लोन्स अलग, अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और अगले में नीचे आ रहा है लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स, डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये अब इधर आ जाएगा ना, ठीक है, कि लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, फिर लोन्स स्पॉन्सर्स, डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इसमें आते हैं, ठीक है। और उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड, और तो अब ये कहानी यूं बन गई और ये डिस्क्लोजर पूरे हो। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि ये चीजें आपने फेस पे दिखानी है, प्रोविडेंट फंड पेबल, फिर एडवांसेस डिपॉजिट्स, फिर बैंकिंग लोन्स अलग, फिर रिलेटेड पार्टीज वाले लोन्स अलग जिसमें डायरेक्टर स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, ठीक है, और विद अलॉन्ग विद इट्स पर्पस, लिखा हुआ था पर्पस, ठीक है। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? इनको सिक्योर और अनसिक्योर में क्लासिफाई कर, ठीक है। ये नहीं कह रहा गुड और बैड, क्योंकि आपने पे करना है तो आपको गुड ही लगेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि किसी के अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी अगर दी हुई है तो वो बता दो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो क्या बताना है जी? इधर देखो, ये दोनों चीजें ट्रेड एंड पेबल्स में नजर आएंगी आपको, जो हमने अभी भी नोट देखा है ना। तो ट्रेड एंड
अदर पेबल्स में नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स और उसका पर्पस, ये जनाब असल में ना मैं इधर से रेफर कर रहा हूं, ये नोट 7 के अंदर, ये नोट 7 था, ये नोट 7 है, ट्रेड अंडर पेबल्स नोट 7, ये दोनों वहां नजर आ रहे हैं। और ये अगले जनाब आपको तीनों चीजें अलग से, लोन डायरेक्टर्स वाला, सब्सिडरी वाला अलग, उसका पर्पस अलग, ये जो अगली तीनों बातें हैं ये नोट नंबर 6 के अंदर है। ठीक है, नोट नंबर 6 का नाम क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स। तो शॉर्ट टर्म लोन्स में अब ये पॉइंट्स बन गए। ठीक है, क्या बताओ? प्रोविडेंट फंड अलग बताओ, डिपॉजिट्स लायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग बताओ, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग बताओ, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अलग बताओ, उनका अलॉन्ग विद पर्पस, उनका पर्पस भी बताओ, और यूटिलाइजेशन, पर्पस और यूटिलाइजेशन बताओ, और क्लासिफाई करो उनको सिक्योर और अनसिक्योर। हमने अपने रेफर कर लिया, पेज नंबर कौन सा है जी इन दोनों नोट्स का? जहां पे हमने देखा है पेज नंबर 613। ठीक होगा ये वाला? ठीक है, और सही है। चलें जी, अब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक करनी पड़ेगी मुझे, तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट की। तो पार्ट 1 यहाँ क्लोज करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 भी तकरीबन जो है वो इतनी ही देर का बनेगा, 45 मिनट से करीब का। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें जी।